नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज फिर से स्वागत है आपका एक और नई डिजिटल कक्षा में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इससे पहली वीडियो में हमने कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह के विषय में पढ़ा और जाना। हमने जाना कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के एक प्रमुख आधार स्तंभ है। हमने जाना कि कवि निराला अपनी कविताओं का आधार प्रकृति को बनाते रहे हैं। चूंकि छायावादी साहित्यकारों की कवि कवित्रियों की यह विशेषता है कि वे प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावनाओं का आरोपण करते हैं। ऐसा माना जाता है निराला जी ने भी विभिन्न प्राकृतिक उपादानों से अपनी भावनाओं को एक रूप और आकार देकर अपनी कविताओं के माध्यम से उसका अभिव्यक्तिकरण किया। तो आज की हमारी कविता है अट नहीं रही है। ये कविता फागुन के महीने से, फागुन के मास से संबंधित है। फागुन का मास वातावरण में मस्ती, शोभा और मादकता लेकर आता है। फागुन का मास ऐसा होता है जब सर्वत्र हरियाली और खुशी का अनुभव होने लगता है। कवि ने फागुन मास की इसी सुंदरता को, फागुन मास के इसी मोहक और मन को छूने वाली, मन को हरने वाली शोभा का अतुल्य वर्णन किया है। इससे पहले कि हम कविता के बारे में आगे और पढ़ें और जानें, एक बार फिर से निराला जी के विषय में पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि निराला जी का जो बचपन था वो बहुत अभावों में और संघर्षों में बीता था। माता पिता की मृत्यु भी उनकी बचपन में ही हो गई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने मृत्यु को बहुत करीब से भी देखा था। उनकी पत्नी का, उनकी बेटी का, उनके परिवार वालों का, धीरे धीरे सबका एक एक करके देहांत हो गया, जिससे घोर निराशा के समय में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। परंतु धीरे धीरे इन आर्थिक संघर्षों और जीवन की निराशा से वे उबरने लगे और उन्होंने कठिन परिस्थितियों को चुनौती के रूप में अपनाया और अपना साहस नहीं गंवाया। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को, स्वयं को एक प्रसिद्ध और एक महान साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठापित भी किया। निराला जी वैसे तो छायावादी युग के एक महान कवि माने जाते हैं, परंतु धीरे धीरे इस बात को हम जानते हैं कि वो प्रयोगवाद की ओर उन्मुख होने लगे। समाज में जो भी उत्पीड़न, शोषण व्याप्त था, उसके विरुद्ध उन्होंने अपनी लेखनी से आवाज भी उठाई। जिस प्रकार की हमने उत्साह नामक कविता उनकी पढ़ी है, उससे इसी बात की झलक स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। अब जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं, वो उत्साह कविता से बिल्कुल विपरीत है, विपरीत भावों की अभिव्यक्ति करती है। यहाँ पर कवि ने प्राकृतिक सुषमा, प्रकृति की ऊर्जा, प्रकृति के प्रभाव का चित्रांकन किया है। तो आइए पढ़ते हैं अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने फागुन मास की मस्ती और शोभा का मनमोहक वर्णन किया है। फागुन की शोभा इतनी अधिक है कि वह समा नहीं पा रही है। कहीं मादक हवाएं हैं, कहीं गगन में उड़ते पक्षी हैं, कहीं वृक्षों में लाल लाल हरे हरे पत्ते उगाए हैं, कहीं रंग बिरंगे फूल उगे हैं। हर जगह शोभा ऐसी खिली है कि वह नहीं समा पा रही है, बाहर झलक झलक जा रही है।
इन्हीं बातों का वर्णन कवि कुछ इस प्रकार करते हैं। एक बार मैं आप सभी के लिए कविता वाचन करूंगी। कवि कहते हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो आइए समझते हैं कि निराला जी इस छोटी सी कविता के माध्यम से वास्तव में किन मनमोहक और खूबसूरत अर्थों को व्यक्त करते हैं। निराला जी फागुन की मादकता का वर्णन करते हुए कहते हैं, फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि समा नहीं पा रही है, अट नहीं रही है। अट का अर्थ है समाना, प्रवेश पाना, प्रवेश कर पाना। अर्थात वो सुंदरता अपने आप में इतनी अधिक है कि वो स्वयं में ही नहीं समा पा रही है, बाहर छलक छलक पड़ रही है। यानी जो फागुन की कांति है, जो फागुन की चमक है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही। फागुन का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण छायावादी कविताओं का एक विशेष और प्रसिद्ध उपादान है, जिसमें प्रकृति के माध्यम से भावनाओं को निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर कवि ने फागुन का मानवीकरण करके, फागुन मास का मानवीकरण करके कहा है कि फागुन के तन की शोभा इतनी सुंदर है, इतनी अधिक है कि वो आभा अर्थात शोभा इतनी सुंदर और निराली है कि वो उसके तन में वो कांति, वो चमक समा नहीं पा रही है। और क्या हो रहा है, बार बार बाहर छलक पड़ रही है। उसके कारण लोगों के चेहरों पर बार बार खुशी झलक झलक उठती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब फागुन का मास आता है तो चारों तरफ का वातावरण इतना मादक, सुगंधित और स्वच्छ लगता है कि अनायास ही लोगों के चेहरे पर कांति और खुशी दिखाई देने लगती है। लोगों के चेहरे से, लोगों के मस्तिष्क से तनाव मानो जैसे एकदम से गायब हो जाता है। ये सब प्रकृति की महिमा का ही कमाल होता है। तो वास्तव में प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कवि ने उस प्राकृतिक सौंदर्य की गरिमा और उस प्राकृतिक सौंदर्य के प्रभाव का वर्णन किया है। आगे पंक्तियों में कवि कहते हैं, कहीं सांस लेते हो। वो कहते हैं, फागुन को संबोधित करते हैं और कहते हैं, हे फागुन, जब तुम सांस लेते हो घर घर भर देते हो। ऐसा लगता है कि हे फागुन, कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठा हो तो लगता है तुम खुलकर सांस ले रहे हो, क्योंकि हमने उसका मानवीकरण देखा है। जब व्यक्ति सांस लेता है और छोड़ता है तो चारों तरफ वो सांसें भर जाती हैं। अब ये जो फागुन का महीना है, जब ये सांस लेता और छोड़ता है तो चारों तरफ सुगंधित हवा भर जाती है, हर घर में भर जाती है, हर तरफ व्याप्त हो जाती है। मानो तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहलहा रही है। लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खुले हैं, जिनसे उनकी शोभा बढ़ गई है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आगे कवि कहते हैं, तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो उठते हैं, उड़ने के लिए व्यथित हो उठते हैं।
लोग भी उत्साह से तरंगित हो जाते हैं। कवि फागुन को संबोधित करते हुए कहता है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। हे फागुन, अगर मैं तुम पर से अपनी नजर हटाना भी चाहता हूं, अपनी दृष्टि हटाना भी चाहता हूं, तो तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हारे सौंदर्य पर से मेरी आंख हट ही नहीं रही है। अर्थात जो कवि हैं वो फागुन माह की सौंदर्य पर, फागुन मास के की सुंदरता पर मंत्र मुग्ध हैं, और जिस प्रकार उस सुंदरता का, उस मादकता का प्रभाव उनके मन पर, मस्तिष्क पर, वातावरण में वो अनुभूत कर रहे हैं, ऐसा ही प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। वो इस बात को मानते हैं और स्पष्ट करते जाते हैं। आगे कवि कहते हैं, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही है। अब क्या है, फागुन में वृक्षों पर नए पत्ते लग गए हैं। सारे पत्तों से पेड़ भर गया है, कहीं पर हरे पत्ते हैं, कहीं पर लाल हैं। तो अब क्या है, ऐसा होने से वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और क्या कहते हैं वो, कहीं पड़ी है उर में, उर अर्थात हृदय, तो कहीं वृक्षों के गले में मंद गंध पुष्पमाल, धीमी धीमी गंध वाली पुष्प की माला पड़ी हुई है। यहाँ पर जो वृक्ष हैं उनका भी मानवीकरण किया गया है, मानो उस ऋतु में, उस मास में जब पत्ते नए नए पल्लवों से और पुष्पों से पूरित हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो पुष्प उन पे नहीं खिल रहे हैं, अपितु कोई व्यक्ति है, कोई मानव है जिसके गले में भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की और अलग अलग सुगंधों की सुगंधित माला डली हुई है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब किसी वृक्ष पर सुगंधित फूल आ जाते हैं तो वो अपने आप में कितना खूबसूरत लगता है। पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही है। पाट पाट स्थान स्थान पर, जगह जगह पर, शोभा श्री अर्थात सुंदरता, और पट फिर से की समा नहीं रही है, भरे जा रही है, छलके जा रही है। जगह जगह पर सौंदर्य राशि इतनी अधिक खिल उठी है, इतनी अधिक दिख रही है कि वो समा नहीं पा रही है, वह सब जगह प्रकट हो उठी है। कहने का तात्पर्य, फागुन मास में प्रकृति सुहावनी हो उठी है, चारों ओर मादक हवाएं चल रही हैं, पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाकर उड़ रहे हैं, वृक्षों पर पत्ते लद गए हैं, कहीं हरे तो कहीं लाल पत्ते उगाए हैं, चारों ओर मंद सुगंध वाले फूल खिल उठे हैं, जगह जगह पर शोभा बिखरी पड़ी है। फागुन महीने का खुलकर सांस लेना अपनी शोभा को खुलकर प्रकट करने का परिचायक है। इसका एक अर्थ और भी है कि उस समय पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चारों ओर सुगंधित हवाएं चल रही हैं। इस प्रकार इस छोटी सी कविता के माध्यम से कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही मनोहारी और बहुत ही रंगीन और बहुत ही स्पष्ट चित्रण किया है। ऐसा लगता है मानो वास्तव में फागुन का महीना, जो कि बहुत सुंदर मानवीकृत रूप में है, हमारे सामने साक्षात दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उसके सौंदर्य से किसी की भी आंख हट नहीं पा रही है, अपितु उसका सौंदर्य चारों तरफ हर दिशा में छलक छलक के पड़ रहा है। तो जैसा कि अभी हमने कविता पढ़ी, एक बार फिर से इसके भावार्थ पर नजर डालते हैं।
छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना अर्थात तालमेल बिठाना। इस कविता को पढ़कर यह धारणा पुष्ट और परिपक्व होती है। जैसे उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने अपने अंतर मन में उपस्थित उमंग की भावना को बाहर की दुनिया के माध्यम से प्रकट किया है। वास्तव में कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार उस मास में पक्षी आसमान में उड़ने को आतुर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मानव का मन भी चंचल हो उठता है और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना चाहता है। फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों तरफ दृश्य अत्यंत स्वच्छ तथा हरा भरा दिखाई दे रहा है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर देती है। इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन मन के उल्लास के रूप में किया है। मन में अगर उल्लास भरा होता है तो हमें अपने आसपास की दुनिया अत्यंत सुंदर लगती है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि छायावादी कवि मन के भावों की अभिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से करते हैं, तो इस कविता में भी हमें ऐसा ही प्रयत्न देखने को मिलता है। फागुन में वर्षा होती है, बारिश की बूंदें वातावरण को स्वच्छ कर देती हैं तथा पूरा वातावरण सुंदर प्रतीत होता है। आसमान अत्यंत साफ सुथरा लगता है। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। वातावरण शीतल तथा शांत हो जाता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण हम फागुन के मास को अन्य सभी ऋतुओं से भिन्न भी कहते हैं। इस प्रकार इस कविता के आधार पर निराला जी की काव्य शिल्प की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहले तो ये बात एक सर्वव्याप्त और सत्य है कि वे छायावादी युग के कवि हैं और उसी युग के अनुरूप उन्होंने छंद मुक्त काव्य की रचना की है। उन्होंने प्रकृति के माध्यम से मानवीय हृदय की भावना व्यक्त की है। जैसे हमने भावार्थ में भी देखा कि जिस प्रकार उन्होंने फागुन मास के महीने का वर्णन करके उसके सौंदर्य का भी व्यक्तिकरण किया, तो दूसरी ओर इस बात का भी अभिव्यक्तिकरण किया कि मानो जब व्यक्ति का मन प्रसन्न हो, व्यक्ति का मन उल्लासित हो, तो चारों ओर ही उसे वातावरण अच्छा, सुंदर, मनमोहक और मादक ही लक्षित होगा। भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति इनके काव्य की मुख्य विशेषता रही है। कविता में सुंदर शब्दों का प्रयोग कर कविता को सुंदर रूप प्रदान किया गया है। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। ऐसे शब्द इस कविता में आए हैं जैसे अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, हट नहीं रही है। इस प्रकार के शब्द कविता में एक नाद सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त अनुप्रास अलंकार का, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग करने से एक अनोखी सी चमत्कारिक सुंदरता कविता में परिलक्षित होती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस छोटी सी कविता के माध्यम से इस प्रसिद्ध छायावादी कवि निराला जी ने किस प्रकार मन के भावों का बहुत ही सहजता और सुंदरता से चित्रण कर दिया है। तो इस आशा के साथ कि कविता आपको भली प्रकार से समझ आ गई होगी, आपसे अब विदा लेती हूँ। धन्यवाद।